नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरी ड्यूटी के टाइम पर मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक और डरावनी घटना की कहानी है, जिस पर यकीन करना शायद आप लोगों को भी मुश्किल होगा। परंतु जो मेरे साथ हुआ था उसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया। वो डरावना मंजर आज भी जब मुझे याद आ जाता है तो एक पल के लिए तो अब भी डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही अब भी जिस वक्त मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूं तो भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं मेरे अगल बगल में ही किसी अंधेरे वाली जगह पर मौजूद हैं। दरअसल जब मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था उस वक्त मेरी ड्यूटी राजस्थान के गंगापुर सिटी शहर में थी और जब उस हादसे की शुरुआत हुई थी तब तक मुझे वहां पर आए हुए लगभग 2 महीने होने को आए थे। साथ ही मेरी बीवी अंजलि भी उस वक्त मेरे साथ वहीं पर रहती थी। लेकिन मेरे साथ उस डरावने हादसा के होने के पीछे की कुछ वजह थी और वो वजह ये थी कि जिस वक्त मेरी वहां पर ड्यूटी लगी थी उसके कुछ दिनों पहले से ही वहां पर कुछ दिल दहला देने वाले हादसों की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल वहां पर लगभग पिछले 3 महीनों से लगातार एक घटना घट रही थी कि हर शनिवार की रात जो जयपुर हाईवे है वहां पर रात के लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच उस हाईवे से आते जाते लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे और हर एक्सीडेंट में मौतें हो रही थी। वैसे ये एक्सीडेंट एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से नहीं हो रहा था, बल्कि ये एक्सीडेंट गाड़ी के किसी पेड़ से टकराने की वजह से हो रहे थे। साथ ही उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए होते थे उन सभी की मौत हो जाती थी, पर उनकी जो लाशें थीं वो अगले दिन सुबह पास में ही जो बंजर जमीन थी वहां पर मिलती थी। वैसे ये देखने में तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही लगता था कि शायद गाड़ी चलाते टाइम बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मौत हुई है। लेकिन लगातार होते हुए एक्सीडेंट को देखकर लोगों के लिए हैरानी की बात थी कि लगातार 13 आदमियों की मौत हर शनिवार रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच ही क्यों हुई, और सबका एक्सीडेंट भी बिल्कुल एक जैसा ही नॉर्मल एक्सीडेंट होता था। इसके बाद सिर्फ मौतें होती थी। अगर कोई जरा सा बच भी जाता था तो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती थी। ये सब कुछ लोगों को काफी परेशान कर रहा था। शुरुआत में जब 1-2 एक्सीडेंट हुए तो लोगों ने इसे एक्सीडेंट समझा था, लेकिन जब लगातार एक जैसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, एक जगह पर भी लाशें मिली, तो अब लोग इसे नॉर्मल एक्सीडेंट न मानकर कुछ और ही समझने लगे थे। कुछ लोग तो कहते कि ये कोई गैंग कर रही है लोगों को डराने के लिए, इसलिए लोगों को मारकर उसे एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं। तो कुछ लोग कहते कि किसी बुरी आत्मा के कारण हो रहा है, परंतु हकीकत क्या थी इस बारे में अभी तक लोगों को कुछ पता नहीं था। पर हाँ, लगातार जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से अब तो लोगों में एक डर सा फैल गया था। लोग रास्ते में गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे और खास करके शनिवार की रात तो लोग चाहे कितना भी इमरजेंसी हो उस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं समझते थे। अब तो दिन में भी उस हाईवे से होकर गुजरते हुए भी लोगों को घबराहट होने लगी थी। लगातार होते इन एक्सीडेंट्स को देखकर हमने इसका पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जिनका भी एक्सीडेंट होता उनके साथ ऐसा भी कुछ नहीं होता जिससे लगे कि किसी गैंग ने लूटपाट के इरादे से उन्हें मौत के घाट उतारा है। परंतु कभी सोचते कि हो सकता है कि कोई गैंग सब लोगों के बीच में ही ऐसा कोई डर फैला रही हो जिससे वो अपने कोई खतरनाक मकसद को पूरा कर सके। वही कुछ लोगों का कहना था कि कोई तंत्र मंत्र काली शक्तियों को पूरा करने के लिए इन मौतों के रूप में शायद बलि देने की कोशिश कर रहा है। ऐसी तरह तरह की बातें लोगों की सुनने को भी मिलती थी और हम खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। उस वक्त जब ये घटनाएं हो रही थीं तो मीडिया को तो मौका चाहिए होता है छोटी सी बात को लोगों के सामने लाने का, और ऐसा ही हुआ। ये सारे एक्सीडेंट होते हुए देखकर मीडिया वाले इस खबर को बड़ा छड़ाकर लोगों को बता रहे थे। साथ में लोगों को बता रहे थे कि ये सब कुछ प्रशासन की कमी की वजह से हो रहा है। सरेआम मौतें हो रही हैं जिसे एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है। ये बोलकर पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। अब लगातार मेरे जो अधिकारी थे उनका मेरे ऊपर दबाव बनता जा रहा था कि मैं इस केस की जड़ तक का पता लगाऊं। ये सारे एक्सीडेंट हैं या फिर किसी की सोची समझी साजिश है। अब मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कहां से इस केस की शुरुआत करूं, क्योंकि पहले ही मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था इन सब का पता लगाने की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। वैसे मैं रेंट पर घर लेकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। हमारी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था और अंजलि कुछ ही दिन पहले मेरे साथ यहाँ आई थी।
ऐसे में लगातार होते एक्सीडेंट के बारे में लोग जो बातें बना रहे थे, वो सारी बातें अंजलि भी सुन रही थी और थोड़ी परेशान भी थी कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ऐसे में एक दिन जब मैंने अंजलि को इस बारे में बताया कि मैं इस केस की जड़ तक जाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा और मुझे लगता है पता तभी लगा पाऊंगा जब मैं खुद शनिवार की रात 12 बजे के आसपास उस हाईवे से होकर गुजरूं। शायद पता लग जाए कि इन सब के पीछे कौन है। जब मैंने ये कहा तो तुम मेरी बात सुनकर अंजलि को घबराहट होने लगी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, आप कहीं मत जाइएगा। आपको पता है ना उस रास्ते के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। ये कहते हुए वो डर रही थी, लेकिन मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर डर जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। मैं किसी भी तरह सारी सच्चाई का पता लगाना चाहता था जिससे मुझे तसल्ली मिल सके। अगले दिन जब मैं सुबह थाने गया तो मैंने अपने थाने की एक कांस्टेबल राम सिंह से भी कहा कि वो मेरे साथ कल शनिवार की रात उस हाईवे पर चले। अब मेरी बात सुनकर ही वो घबराने लग गया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, हम पर दया कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो उनका कौन है। उसे इस तरह घबराए हुए देखकर, परेशान देखकर मैं बोला, एक पुलिस वाले होकर इस तरह घबराते हो? तो वो बोला, साहब मेरी बात मानिए, तो आप भी मत जाइए, वहां से गुजरना ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं गुस्से में बोला, फालतू की बकवास बंद करो राम सिंह, मैंने बोल दिया ना कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो राम सिंह कांपते हुए बोला, नहीं साहब, इस नौकरी से ज्यादा हमें अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की खुशी प्यारी है, हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें पर दया कर दीजिए। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके डरने का कारण भी मैं समझ रहा था, क्योंकि लगातार जो ये घटनाएं हो रही थी, लोगों का कहना था कि उनके पीछे कोई बुरी भूतिया शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ऐसे में मैं खुद सच्चाई पता लगाने के बारे में सोच लिया। अगले दिन शनिवार था। सारा दिन मैं इसी केस के बारे में सोचता रहा और मैंने जब इस बारे में अंजलि को बताया तो वो बहुत ज्यादा डर गई और कहा कि मैं उस रास्ते से होकर कभी ना जाऊं। उसे तसल्ली देते हुए मैंने झूठ बोल दिया कि ठीक है, परंतु मैं तो सच्चाई का पता लगाना चाहता था। ऐसे में शनिवार की उस रात में अंजलि से ये बोलकर कि आज मुझे किसी केस के सिलसिले में थाने में ही काम करना है, मैं लेट आऊंगा, ये कहकर घर देर आने के बारे में बोल दिया था। जब रात होने को आई तो मैंने सोच लिया कि अब सच्चाई जानने का एक ही रास्ता है। इसीलिए मैं अपनी जो पर्सनल गाड़ी थी उसे लेकर और साधारण कपड़ों में रात के लगभग 12 बजे के आसपास उस हाईवे की तरफ चल दिया। मैं इसलिए पुलिस की गाड़ी लेकर और पुलिस की वर्दी में नहीं गया कि अगर कुछ बदमाश इन सबको अंजाम देते हैं तो शायद पुलिस की गाड़ी और पुलिस की वर्दी को देखकर ना डर जाए। ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मुझे जल्दी से जल्दी उन सब का पता लगाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ आखिर होने क्या वाला है। जैसे ही मैं उस हाईवे के नजदीक पहुंचने वाला था तो दूर से ही मुझे सड़क के बीच एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जो दुल्हन के कपड़ों में थी और हाथ के इशारे से मुझे गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी और हाथ का इशारा करते जा रही थी कि मैं उसे लिफ्ट दे दूं, उसे कहीं जाना है। ये देखकर मैंने सोचा कि ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। इसे देखकर तो लग रहा है कि अपनी शादी से भागकर आई है। ये सब कुछ मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था। वैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते हर किसी की हेल्प करना मेरा फर्ज था, लेकिन उस वक्त उस लड़की को सड़क के बीचों बीच खड़े हुए देखकर एक पल के लिए तो मैं हैरान था। फिर उसकी हेल्प करने के लिए मैं गाड़ी रोकता, लेकिन उससे पहले ही सोचा कि हो सकता है कि ये कोई उन लोगों की कोई नई चाल हो जो ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। उन्हें कहीं से मेरे बारे में आने का पता चल गया हो, इसलिए कोई जाल बिछाया हो, मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी चाल चली हो। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहां से गुजर जाऊंगा तो उन लोगों को लगेगा कि मैं यहां से चला गया हूं। शायद उसके बाद वो लोग फिर से ऐसे हादसों को अंजाम देने के बारे में सोचेंगे और थोड़ा आगे जाकर मैं वापस आऊंगा तो शायद सब कुछ पता भी चल जाएगा। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और चल दिया। अभी मैं वहां से गुजरा ही था कि मुझे अजीब अजीब से पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा ही था कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर से आवाज आई तो पीछे की तरफ देखा तो वही लड़की बहुत तेजी से भागते हुए मेरी गाड़ी के पीछे आ रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये बात हैरान नहीं कर रही थी कि वो लड़की मेरी गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही है।
हैरानी की बात यह थी कि वो एक मशीन एक रोबोट की तरह चलते हुए मेरी गाड़ी के पीछे आ रही थी। उसका भागने का तरीका काफी अजीब सा था। तभी जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को संभालते हुए आगे की तरफ देखकर फिर से पीछे की तरफ देखा तो मेरी पीछे गाड़ी के पीछे भाग रही लड़की अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक न जाने कहां गायब हो गई थी। अब उस लड़की को अचानक कहीं गायब होते हुए देखकर मैं हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर मैं सोचने लगा कि इतनी जल्दी आखिर वो लड़की चली कहां गई। ये सोचते हुए अपनी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अपनी खिड़की के पास कुछ महसूस हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़की बिल्कुल मेरी गाड़ी के बराबर मेरी गाड़ी की स्पीड में ही भागते हुए जा रही थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने गाड़ी की स्पीड तेजी से बढ़ाई तो वो उतनी ही तेज भागने लगी। अब तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सच बताऊं तो थोड़ी घबराहट तो मुझे भी होने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी उस लड़की ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों की पुतली भी बिल्कुल सफेद थी और वो अपने हाथों से बार बार मेरी गाड़ी को रोकने के लिए बोल रही थी। लेकिन मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैंने गाड़ी को रोका तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर मुझे भी घबराहट होने लगी थी। तभी वो लड़की मेरी गाड़ी से पीछे रह गई तो मैं थोड़ी चैन की सांस ली। अब मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि हे भगवान, अब वो लड़की फिर कभी मेरी आंखों के सामने ना आए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि तभी वही लड़की फिर मेरे दूसरी साइड आकर गाड़ी के बराबर ही भागने लगी थी। अब वो बार बार गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी और तभी उसकी भयानक आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, रोको गाड़ी, रोको। ये आवाज किसी लड़की की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तभी अचानक वो लड़की न जाने कहां चली गई। ये देखकर मैं घबराते हुए सोच रहा था कि वो लड़की अब पता नहीं मुझे कैसे नजर आएगी। उस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जब थोड़ी आगे आने पर भी वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी तो मुझे लगने लगा कि शायद अब वो मुझे दिखाई नहीं देगी। ये सोचकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ते जा रहा था कि तभी मेरी नजर आगे लगे हुए शीशे में पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही लड़की पीछे मेरी गाड़ी की सीट पर बैठी हुई थी और गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। उसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखों की पुतली सफेद थी। तभी उसके चेहरे पर धीरे धीरे निशान बनने लगे थे और उसके मुंह से खून भी बहने लगा था। दुल्हन के कपड़े पहने हुए वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके पूरे कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। ये देखकर घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो उस लड़की ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो देखा कि उसके हाथ के नाखून काफी बड़े थे। ये देखकर मेरी गाड़ी चलाने का संतुलन ही बिगड़ गया और मैं सड़क के किनारे एक बड़ा सा शीशम का पेड़ था, उसके जाकर अपनी गाड़ी ठोक दी, जिससे मेरे सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। फिर भी मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उस लड़की को अब अपनी गाड़ी में न देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं वो लड़की कब कैसे दिखाई दे जाए। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। फिर भी मैं हिम्मत करके चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। अब सिर में भी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़े से चक्कर भी आ रहे थे। ऐसे में मुझे लगने लगा कि अब मैं गाड़ी ठीक तरीके से नहीं चल पाऊंगा। उस पुलिया से भी मैं काफी दूर आ गया था। तो अब मैंने जल्दी से कांस्टेबल राम सिंह को कॉल करके जहां पर मैं था वहां पर आने के लिए कहा तो वो बोला, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। यह सुनकर मैंने कहा ठीक है और कॉल काट दिया। अब मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि अब मुझे उस लड़की का डर सताने लगा था। घबराहट इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करूं। बस हर पल राम सिंह के आने का इंतजार कर रहा था और ऐसे में राम सिंह भी जल्दी से वहां आ गया। उस वक्त मेरे सिर में चोट लगी हुई देखकर और मुझे घबराए देखकर राम सिंह भी परेशान हो उठा और बोला, चलिए सर। ये कहते हुए उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरी गाड़ी को ले जाने के लिए दूसरे कांस्टेबल के पास कॉल कर दिया और मुझे तुरंत ही अस्पताल लेकर गया। फिर जब अस्पताल में मेरे सिर पर मरहम पट्टी हो गई तो मेरे पास बैठकर राम सिंह ने मेरी ऐसी हालत देखकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी बातें सुनकर वो घबराते हुए बोला, इसीलिए तो सर मैं आपके साथ जाने के लिए इनकार किया था
और आपसे भी मना किया था कि उस रास्ते से होकर गुजरना ठीक नहीं है। आज जब तक जितने भी हादसे हुए हैं, लोगों का कहना यही है कि वहां पर कोई बुरी आत्मा रहती है, परंतु आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वैसे सर, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना वहां से गुजरने वाला कोई नहीं बचता। वो आत्मा सबको मौत के घाट उतार देती है। अब वो कांस्टेबल उन हादसों के बारे में, वहां उस जगह के बारे में मुझे बताते ही जा रहा था, लेकिन मेरा दिलो दिमाग तो बार बार उस लड़की पर अटका हुआ था। सारे दृश्य मुझे याद आ रहे थे, जिसके साथ मैं थोड़ा हैरान और परेशान था। वैसे मेरे सिर में ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, जिसकी वजह से मरहम पट्टी करवाने के बाद मैंने घर जाने के लिए बोला, तो अब राम सिंह ने मुझे घर पर छोड़ दिया, जहां पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते हुए ही वो घबरा गई और बोली, आपके सिर में ये चोट कैसे लगी? तो मैं बोला, कुछ नहीं यार, बस गाड़ी चलाते समय छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, मुझे पता है आप उस हाईवे से होकर गए हैं ना। ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बोली, झूठ मत बोलिए, मैंने थाने में कॉल किया था और वहीं से मुझे सब कुछ पता चल गया। पता है, ये सब कुछ जानकर मैं कितना ज्यादा डर गई थी। हर पल भगवान से आपकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी, और देखिए आपके सिर में चोट लग गई। अरे मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था। लोग उस जगह के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं। आपको उस रास्ते से होकर गुजरना नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो मुझे रोते हुए डांट रही थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर मैं उसे कोई सच्चाई नहीं बताना चाहता था कि उस हाईवे पर मैंने एक लड़की की आत्मा को देखा है और मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो घबरा जाए। इसलिए मैंने उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस हाईवे पर जाना चाहता था, लेकिन नहीं गया। किसी काम से दूसरी जगह पर गया था और वहीं से आते वक्त गलती से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा, तो मैं बोला, सच में बाबा नहीं गया था? तो उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब मैं बोला कि बातें ही करती रहोगी या मुझे कुछ खाने को भी दोगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो वो बोली, अभी लाई। ये कहकर वो खाना लेकर आई, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खाया? तो वो बोली, नहीं, आपकी टेंशन हो रही थी इसलिए कुछ नहीं खाया। अब मैं उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, इस तरह भूखा नहीं रहते, चलो तुम भी खाओ। ये कहते हुए हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। उस वक्त मैं उसे खाना खाते हुए देख रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका क्या होता। जरा सी तकलीफ में मुझे नहीं देख सकती तो मेरे बिना कैसे रहती। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते देखकर अंजलि बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं। फिर हम खाना खाकर दोनों कमरे में आ गए और सो गए थे। तभी कुछ ही देर में अंजलि तो सो गई थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। घबराहट की वजह से कुछ देर पहले ये सब कुछ हुआ था। न इस सब की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैंने जो देखा वो कोई सपना था या फिर मैंने सच में ही किसी आत्मा को देखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन से ही मैं इन भूत प्रेत चुड़ैल के बारे में तो सुनता आया था, लेकिन अपनी आंखों से कभी इन सब को ना देखने के कारण इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। परंतु आज अपनी आंखों से मैंने सब कुछ देखा था, तो इन सब को झुठला भी नहीं सकता था। यही सोचते हुए मैं परेशान हो रहा था कि तभी अंजलि, जो कि सो गई थी, अचानक उसकी नींद खुल गई और वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, नींद नहीं आ रही? तो मैं बोला, नहीं सो रहा हूं। ये कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने ही लगा। उस वक्त मुझे सोते हुए देखकर शायद अंजलि भी वापस सो गई थी। वही मैं घबराते हुए वही सब कुछ सोचते जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेड के पास बैठकर अजीब तरह से मुझे घूरते हुए अजीब सी धीमी आवाज निकाल रहा है। ये सुनकर मैंने हद बढ़ाते हुए आंखें खोली तो कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर मैंने सोचा शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। ऐसे में मैं फिर से सोने के लिए लेट गया, लेकिन तभी तो मैं अपने आप से बोला, अरे यार, मैं दवाई लेना तो भूल ही गया। ये सोचकर जो मुझे हॉस्पिटल से दवाई दी गई थी, जो मुझे खाना खाकर लेनी थी, अब वो दवाई ली, जिनके असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे वही जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ सपने में दिखाई देने लगा था। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उस वक्त नींद में होने की वजह से
पहले तो मैं सारी आवाजें नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। जब वो आवाज लगातार सुनाई दे रही थी तो मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली तो देखा कि मेरे कमरे की खिड़की जो खुली हुई थी वहां पर वही लड़की खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, खोलो इसे खोलो। ये कहते हुए अपने हाथों से लगातार खिड़की को बजाते जा रही थी। उस वक्त उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज काफी भयानक और डरावनी थी। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गया और सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद कोई डरावना सपना देख रहा हूं। परंतु वो लड़की लगातार मेरी तरफ देखकर चिल्लाते जा रही थी। तभी उस लड़की ने चिल्लाना बंद किया और घूर कर मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। तो देखते ही देखते उसका चेहरा जो पहले ही डरावना था और ज्यादा बदल गया, अब उसके पूरे चेहरे में से जगह जगह से खून निकलने लगा। फिर उसने अपना हाथ खिड़की से होकर मेरी तरफ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। अब वो मेरा गला पकड़ पाती। उससे पहले ही मेरी चीख निकल गई तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि की नींद खुल गई। वो घबरा कर बोली, क्या हुआ? तो मैंने घबराते हुए उस लड़की की तरफ देखा। अब वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अंजलि मुझे घबराए हुए देखकर बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, नींद में थोड़ा डरावना सपना देख लिया था। ये सुनकर वो बोली, लेकिन आपको तो इन बातों से डर नहीं लगता ना? तो मैं बोला, कुछ नहीं यार, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी डर लग जाता है। तो मैं बोली, हाँ। फिर हम दोनों सो गए और अंजलि तो कुछ ही देर में सो गई थी। पर मुझे तो घबराहट की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वही सब कुछ मुझे याद आ रहा था। मुझे तो हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अभी कहीं से आएगी और मुझे जान से मार डालेगी। घबराते हुए मैं चारों तरफ देख रहा था और कांपते जा रहा था। अब समझ में आ रहा था कि ना मैं कोई सपना देख रहा हूं, ना मुझे कोई भ्रम हो रहा है। हकीकत में ही उस लड़की की बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे अपनी माँ की बात याद आई जो कहती थी कि ऐसी बुरी आत्माएं भी होती हैं। आज अपनी आंखों से उस लड़की की आत्मा को देखकर मुझे अपनी माँ की बातों पर यकीन हो रहा था। उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर ये तो मैं समझ गया था कि अपनी शादी के वक्त उसकी मौत हुई है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भी दुल्हन के जोड़े में ही घूम रही है। यही सोचते हुए जब आंखें बंद करता तो मुझे लगता कि अभी वो लड़की मेरा गला दबा देगी। इसलिए मैं आंखें खोलकर हर पल उसे रात के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। तभी मैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसे खिड़की की तरफ देखने लगा और फिर हिम्मत करके खड़े होकर खिड़की बंद करने के लिए उसके पास में आया। परंतु मुझे डर लग रहा था कि अभी वो लड़की मेरा गला पकड़ लेगी। इसीलिए खिड़की के पास पहुंचने से पहले ही वापस घबराते हुए अपने बिस्तर पर लाकर जाकर लेट गया था। तभी मेरी नजर अपने कमरे की सामने की दीवार पर गई, जहां पर जो वॉलपेपर लगा हुआ था ना, धीरे धीरे उस वॉलपेपर में उस लड़की का भयानक डरावना चेहरा दिखाई देने लगा। अब ये देखकर मैं घबराने लगा कि धीरे धीरे वो लड़की उसे दीवार के अंदर से निकलने लगी। तो ये देखकर तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। मैं घबराते हुए उस तरफ देखते जा रहा था। तभी वो लड़की दीवार में से बाहर निकल कर आ गई थी। अब अपनी आंखों के सामने फिर से उस लड़की को देखकर मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। मेरा मन कर रहा था कि यहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन कर रहा था कि अंजलि को जगाऊं, शायद वो लड़की फिर मुझे दिखाई ना दे, लेकिन मेरे तो हाथ पैर जकड़ गए थे। मैं चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। वहीं मैं लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ते ही जा रही थी। जब वो मेरी तरफ बढ़ते जा रही थी तो अचानक छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर पूरे बिस्तर पर, पूरे फर्श पर बिखर गई। अब जगह जगह उसके शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। चारों तरफ खून मांस बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। मैं बस एक टक डरते हुए उस तरफ देखते जा रहा था। तभी फिर से वही लड़की धीरे धीरे उसके शरीर के टुकड़े जुड़ने लगे और जब पूरी तरह टुकड़े जुड़ गए तो वो कटी फटी सी लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी, शायद मुझे ही सुनाई दे रही थी। तभी तो अंजलि की नींद नहीं खुली थी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक और डरावनी हो गई। जो जितनी बड़ी थी उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई और फिर बाहर की तरफ उसकी आंखें निकलने लगी थी और उसकी गर्दन वो टूटकर एक तरफ लटक गई। ये सब कुछ काफी अजीब और डरावना था।
अब मैं उस वक्त अपनी आंखों के सामने ये देख भी ना सका और घबराते हुए बेहोश हो गया। सुबह मुझे होश आया तो अंजलि मेरे पास में बैठी हुई बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे होश में आते हुए देखकर बोली, आप ठीक तो हैं ना? आपकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप बेहोश हो गए हैं। ये कहते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उस वक्त उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। अब उस दुल्हन की आत्मा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर अंजलि बोली, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? तो मैं हद बढ़ाते हुए बोला, हाँ। तो अंजलि बोली, आप ठीक नहीं हैं। आपको देखकर लग रहा था कि आप बेहोश हो गए हैं। कोई बात है क्या? मुझे बताइए। ये कहते हुए मुझसे इस बारे में पूछने लगी, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बताना चाहता था। इसलिए मैं बोला, अरे यार कुछ नहीं है। कल रात क्या है ना, मैं दवाई लेना भूल गया था और जब दवाई ली तो मुझे ऐसी नींद आई कि जैसे बेहोशी सी छा गई थी। इसलिए मेरी नींद नहीं खुली और सिर में थोड़ी चोट है ना, तो इस वजह से बस थोड़े घबराहट हो रही है, वरना कुछ नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। अब मेरी बात सुनकर अंजलि घबराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, तो मैं प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, मैंने कहा ना यार, मैं ठीक हूं, तुम घबराओ मत। ये सुनकर वो बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूं। ये कहकर उठकर मेरे लिए चाय बनाने चली गई थी। वहीं घबराते हुए मुझे सारी बातें याद आने लगी। तो एक पल के लिए मैं दिन के उजाले में भी डर गया था। फिर हिम्मत करके मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। जब मैंने बाथरूम में नहाने के लिए नल स्टार्ट किया तो ऊपर जो शावर लगा हुआ था उस तरफ से अजीबोगरीब सी आवाज आने लगी। तो मैंने घबराते हुए उस तरफ देखा तो एक भयानक सा हाथ उसमें से निकल कर आया, जो कि पूरा सड़ा गला सा था, और अचानक आकर उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। तो घबराते हुए मैं फिसलकर वहीं बाथरूम में गिर गया। मेरे पैर में भी थोड़ी चोट आ गई थी। मैंने घबराते हुए फिर ऊपर की तरफ देखा तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैं सोचने लगा कि नहीं, यह कोई भ्रम तो नहीं हो सकता। कभी सोचता कि भ्रम था, तभी तो अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ था उन सब बातों का असर मेरे दिलो दिमाग पर हो रहा है। यही सोचते हुए मैंने डरते हुए फिर नहाने के लिए नल चालू किया और घबराते हुए नहाने लगा। कुछ देर में नहाकर मैं बाहर आया तो मुझे परेशान देखकर अंजलि को तो यही लग रहा था कि एक्सीडेंट होने की वजह से, मेरे सिर में चोट लगने की वजह से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तभी अंजलि ने लाकर मुझे चाय दी। तो जैसे ही मैं चाय पीने लगा तो अचानक वो चाय बिल्कुल काले रंग में बदल गई। ये देखकर घबराते हुए मैंने कप एक तरफ रख दिया। तो अंजलि बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। ये कहकर मैं तैयार होने लग गया था। अब अंजलि को भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर मैं तैयार होकर बाहर आया। तब तक अंजलि ने हम दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया था। ऐसे में उस वक्त मैं और अंजलि नाश्ता करने लगे। मेरे तो गले से निवाला नहीं उतर रहा था, लेकिन अंजलि के लिए मैं थोड़ा बहुत खाने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो वो परेशान हो जाएगी। फिर तैयार होकर मैं थाने जाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर राम सिंह मुझे देखकर बोला, सर आप ठीक तो हैं ना? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, और अंदर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया था। तभी वो आया और बोला, सर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं आपकी हालत किसी तरह की होगी। तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ राम सिंह, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे उस दुल्हन की आत्मा मुझे मारना चाहती है, मेरी जान लेना चाहती है। यह सुनकर राम सिंह बोला, सर उस रास्ते से होकर गुजरने वाला कोई जिंदा नहीं बचा है, शायद इसलिए वो दुल्हन आपके पीछे पड़ी हो और आपकी जान लेना चाहती हो। मेरी मानो ना सर, तो यही पास में ही एक मंदिर है, वहां पर एक पुजारी जी इन सब को लेकर हाथ में या गले में आपके धागा बांध देंगे, फिर वो पूरी शक्ति आपके पास में नहीं आएगी। अब उसकी बात सुनकर मैं कुछ सोचते हुए बोला, नहीं राम सिंह, अगर उसे मुझे मारना होता ना तो वो मुझे ना जाने कब का ही मार देती। शायद वो मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आखिर वो आत्मा क्यों बेकसूर लोगों की जान ले रही है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अगर इन सब के बारे में मैंने जल्दी से जानने की कोशिश नहीं की ना तो पता नहीं आगे क्या होगा
कितने लोगों की जान जाएगी, इसीलिए जल्दी ही कुछ करना होगा। अब राम सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर, एक पुलिस वाला होने के नाते मैं भी यही चाहता हूं कि सब कुछ जल्दी से सुलझ जाए, लेकिन उसे आत्मा का मुकाबला करना मुझे नहीं लगता कि हमारे बस में है। इसीलिए हमें सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम किसी को ये बातें बताएंगे ना, तो लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे। रही बात लोगों की जान जाने की, तो आगे तो भगवान ही जो चाहता है वही होगा। इसलिए सर, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने बारे में सोचिए और उस पुजारी से अपने हाथ में पवित्र धागा और गले में पवित्र धागा बंधवा लीजिए, ताकि वो आत्मा आपका तो पीछा छोड़ दे। ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही फोन बज उठा। जब मैंने कॉल उठाया, कुछ बातें की और उसके बाद राम सिंह की तरफ देखते हुए बोला, ये देखो, अभी सुना तुमने? क्योंकि कॉल ऊपर से अधिकारियों का था, जो लगातार ये प्रेशर बना रहे थे कि शनिवार की रात आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, इनके पीछे कौन है, हम इस बारे में पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने काफी सारी बातें सुनाई और तभी मुझे पता चला कि कल जब मैं उस रास्ते से होकर गुजरा था, उसके बाद में ही कोई फैमिली कहीं से आ रही थी और उसी रास्ते से होकर गुजर रही थी, तो उनके साथ भी शनिवार की रात जो और लोगों के साथ होता था वही सब कुछ हुआ और उनका एक्सीडेंट हो गया। सुबह घायल हालत में लोगों ने उन्हें देखा और अस्पताल में एडमिट करवाया। वैसे वहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से सभी बहुत ज्यादा घायल थे। ये सुनकर मैं जल्दी से उस फैमिली से मिलने के लिए राम सिंह को लेकर घबराते हुए अस्पताल पहुंच गया। वहां पर जाकर मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछताछ की और जहां पर वो फैमिली एडमिट थी वहीं पर गया। सबकी हालत काफी सीरियस थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत जो शायद पति पत्नी ही थे, उनके अलावा एक जवान लड़का और एक लड़की भी थे जो भी शायद पति पत्नी थे। बहुत ज्यादा घायल थे। उस बूढ़ी औरत को छोड़कर सब लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वहीं पर उस बूढ़ी औरत की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसे होश आ गया था और वो घबराते हुए रो रही थी। जब मैं उससे पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो मैंने उसकी हालत देखी। वो घबराते हुए चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर बार बार डर रही है। इसलिए वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और चिल्लाने लगती। ये देखकर मैंने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखा, परंतु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर मैं सोचने लगा कि कहीं जैसे उस दुल्हन की आत्मा मुझे परेशान कर रही है, मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे में उस बूढ़ी औरत की जान बचने पर कहीं इसे भी दिखाई दे रही हो। ये सोचते हुए चारों तरफ देख रहा था, परंतु अब वो दुल्हन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वही वो औरत बार बार से चिल्लाती जा रही थी। वो डरते हुए कभी दरवाजे की तरफ तो कभी खिड़की की तरफ देखती। तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मैं खुद घबरा गया, क्योंकि उस तरफ वही लड़की खड़ी हुई थी। उसके भयानक रूप को देखकर कोई भी घबरा जाए। वो गुस्से में हमारी तरफ देखते जा रही थी कि तभी अचानक उस बूढ़ी औरत की सांस उखड़ने लगी थी। उस वक्त ये देखकर डॉक्टर तुरंत उसका इलाज करने लगे। अब मेरी नजर खिड़की की तरफ गई कि उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उस बूढ़ी औरत का गला पकड़ लिया। अब ये देखकर घबराते हुए मैं बोला, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये कहकर उस तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो जैसे जाम हो गए थे। तभी मुझे इस तरह चिल्लाते देखकर हर कोई मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। कांस्टेबल राम सिंह भी मेरी तरफ देख रहा था और शायद इस तरह मुझे चिल्लाते देखकर वो सारी बातें समझ गया था। तभी मैंने देखा कि वो लड़की वहां पर नहीं थी। शायद वो मुझे ही दिखाई दी थी और अचानक वहां से न जाने कहां चली गई थी। वही मुझे इस तरह चिल्लाते देखकर हर कोई हैरान था। तो अब मैं कुछ बोले बिना ही राम सिंह के साथ बाहर आ गया। मेरी हालत देखकर राम सिंह बोला, सर, मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इससे पहले कि कुछ हो जाए, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। परंतु पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं उनके साथ जाने के लिए मान रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की इतनी जल्दी तो मुझे मारेगी नहीं। वही तभी एक नर्स भागते हुए दिखाई दी, जो जहां पर वो बूढ़ी औरत एडमिट थी वहां पर चली गई। तभी एक और नर्स भागते हुए बाहर आई। अब हम लोग, मैं और राम सिंह दोनों ही वहीं पर एक बेंच पर बैठकर इस बारे में बात करने लगे थे। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने लोगों को वो आत्मा मौत के घाट उतार सकती है। शायद मेरी इस बात पर कोई यकीन भी ना करे। तभी एक नर्स भागते हुए बाहर आई और फिर चली गई।
कुछ देर बाद में पता चला कि जो बूढ़ी औरत थी उसकी भी सांसें ही थम गई हैं और वो भी मर गई हैं। ये देखकर हमें भी तकलीफ हुई, पर कर क्या सकते थे। वही और लोग जो काफी सीरियस थे, उनकी कंडीशन भी धीरे धीरे बिगड़ते जा रही थी। शाम को मैं घर वापस लौट आया, जहां अंजलि मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक हैं? तो मैं बोला, हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वो बोली, पता नहीं, मन आज सुबह से ही बहुत ज्यादा घबरा रहा था, बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत होने वाला है, तो आपकी चिंता सताने लगी। ये सुनकर मैं उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं ठीक हूं, चलो चाय ले आओ। ये सुनकर वो बोली, हाँ, और वो मेरे लिए चाय बनाने चली गई थी। अब मैं वहीं चेयर पर बैठ गया और सारी बातें सोचने लगा जो मेरे साथ हुई थी, जो मैंने अस्पताल में देखा था। हर बातें मुझे याद आ रही थी। तभी अंजलि चाय लेकर आई और बोली, ये लीजिए चाय। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। अब जैसे ही चाय का कप उठाने को हुआ तो उसी दुल्हन की घुरती हुई आंखें मुझे चाय के अंदर दिखाई दी। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। वो तो अच्छा था कि चाय मेरे कपड़ों पर नहीं गिरी और ना मेरे शरीर पर गिरी। अब ये देखकर अंजलि घबराते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। तभी अंजलि बोली, मैं सफाई कर देती हूं। ये कहकर उसने जल्दी से सफाई की और बोली, मैं फिर से आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। तो मैं बोला, अरे नहीं, वैसे मेरा मन भी नहीं है ज्यादा चाय पीने का, अभी थोड़ा थक गया हूं ना, तो थोड़ा अंदर जाकर लेट रहा हूं। अब वो बोली, ठीक है, और मैं अंदर अपने कमरे में आ गया। उस वक्त कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जो मेरे सिर में चोट लगी थी ना, वहां पर भी मुझे दर्द होने लगा। तो मैंने जो दर्द की गोली थी वो ले ली और कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गया। वैसे तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन शायद दवाई का असर था कि कुछ ही देर के लिए मुझे नींद आ गई। फिर मुझे सपने में वही सब कुछ दिखाई देने लगा, वही दुल्हन, वही डरावना चेहरा, वही सब कुछ। और अचानक घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। तभी मैंने देखा अंजलि मुझे बुलाने के लिए आ रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, खाना लगाया है, आ जाइए। ये सुनकर मैं बोला, हाँ। अब मैं उठकर जल्दी से अपने हाथ धोए और बाहर आ गया। हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाकर फिर कमरे में आ गए और मैं अंजलि के साथ सोने के लिए बेड पर लेट गया था। उस वक्त अंजलि मुझसे बातें करने लगी, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसीलिए बोला, और मुझे नींद आ रही है, बहुत ज्यादा दुकान हो रही है। ये सुनकर अंजलि बोली, ठीक है, आप सो जाइए। फिर मैंने करवट बदल ली तो अंजलि ने भी अपनी आंखें सोने के लिए बंद कर ली और कुछ ही देर में वो सो गई थी। परंतु घबराहट की वजह से मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी, किस तरह की गुजरेगी। कहीं वो आत्मा फिर से ना आ जाए, वो मुझे जिंदा छोड़ेगी या नहीं। अगर मुझे जिंदा छोड़े हुए हैं तो फिर अभी तक क्यों नहीं मारा? क्या वजह है इनके पीछे की? ऐसी तरह तरह की बातें दिलो दिमाग में आ रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मैंने अंजलि की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। तभी कुछ मेरे दिमाग में आया और मैं उठकर जाने लगा तो अंजलि की नींद खुल गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब मैं अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अभी थाने जाना है। ये सुनकर अंजलि बोली, लेकिन इस वक्त तो। मैं बोला, हाँ यार, इमरजेंसी है, तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर अंजलि कुछ बोलती उससे पहले ही मैं बोला, अपना ध्यान रखना और गेट अंदर से लॉक कर लो। ये कहते हुए अब मैं जल्दी से बाहर निकल गया। अंजलि ने भी गेट लॉक कर लिया। मैं सीधे ही अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए थाने की तरफ जाने लगा। जैसे ही थाने पहुंचा तो वहां पर जो पुलिस कांस्टेबल थे, जिनकी रात को ड्यूटी लगी हुई थी, और कुछ ऐसे भी थे जो रात को वहीं पर रहते थे, मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं जल्दी से अपने केबिन में आया और एक कांस्टेबल, जिसका नाम सुरेश था, उसे आवाज देकर उस रास्ते पर जितने भी एक्सीडेंट हुए थे उन सब की फाइल लाने के लिए कहा। पहले तो यह सुनकर वो घबरा गया, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया क्या? बोला तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ सर, अभी लाया, और वहां से चला गया। मैं अब एक बात जो मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी, लगातार उसे ही सोचते जा रहा था। तभी सुरेश जितनी भी फाइलें हैं उस केस से संबंधित सभी को लेकर आया
और मेरे सामने रखकर चला गया। अब मैंने जल्दी जल्दी एक एक फाइल को देखना शुरू कर दिया। सारी फाइल देखने के बाद एक बात जो मुझे अजीब लग रही थी कि उस रास्ते में शनिवार की रात जिनकी मौत होती है और रविवार की सुबह जिनकी लाशें मिलती हैं, वो सभी एक जगह ही मिलती हैं। जो पास में बंजर जमीन पड़ी है वहीं पर सबकी लाशें मिलती हैं। यानी एक्सीडेंट उस पेड़ के टकराने से होता है और लाशें वहां पर मिलती हैं। अब मैं सोचने लगा कि वो लड़की जो मुझे दुल्हन के रूप में दिखाई देती है शायद अपनी शादी से भाग कर आई हो, या उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसकी वजह से वो सबको मौत के घाट उतार रही हो। यही सोच रहा था कि अचानक मेरे केबिन की लाइट बंद चालू होने लगी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि लाइट चली गई। अब मैं कांस्टेबल को आवाज देने लगा था कि तभी मुझे अपने केबिन के अंधेरे में खिड़की की तरफ से एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मुझे लगने लगा कि ये वही लड़की है। ये सोचकर मैं घबराने लगा और मैंने जल्दी से अपने मोबाइल को निकाला और उसकी टॉर्च जलाई तो वो लड़की मुझे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी थी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही जो कांस्टेबल भागते हुए आ गया और बोला, सर लगता है फ्यूज चला गया है, मैं जाकर देखा हूं, तब तक के लिए मैं आपके लिए मोमबत्ती लेकर आया हूं। यह कहकर उसने जलती हुई मोमबत्ती वहीं पर रखी और चला गया। अब मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो घूरते हुए मुझे ही देख रही थी और शायद मेरे सिवाय उस कांस्टेबल को भी दिखाई नहीं दी थी। तभी उस लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं घबराने लगा और मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही जो मोमबत्ती थी वो अपनी जगह से हटकर थोड़ी हवा में लहराकर उन सभी फाइलों पर गिर गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उन फाइलों को बचाने की कोशिश करने लगा, परंतु देखते ही देखते सारी फाइलें जलने लगी। वही वो लड़की घूरते हुए मेरी तरफ देख रही थी। सभी फाइलें जल रही थीं कि तभी अचानक एक फाइल न जाने कहां से आकर सीधा मेरे सामने आकर गिरी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही लाइट आ गई। अब मैंने चारों तरफ देखा, परंतु वो लड़की अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और जो फाइलें थीं जिनमें आग लगी हुई थी वो सारी जलकर खाक हो गई थी। तभी कांस्टेबल अंदर आया और मेरी तरफ देखकर फिर उन फाइलों को देखकर घबराते हुए बोला, क्या हुआ सर? तो मैं बोला, कुछ नहीं, गलती से मोमबत्ती गिर गई थी और सारी फाइलें जल गईं। तुम जल्दी से इन्हें साफ करवाओ। यह सुनकर वो बोला, सर मैं खुद ही कर देता हूं। यह कहकर उसने जली हुई सारी फाइलें उठाई और वहां से चला गया। अब मैं अपनी चेयर पर वापस बैठ गया और जो फाइल अलमारी से गिरी थी उसे जल्दी से खोलकर देखने लगा। उसमें जिस लड़की की फोटो लगी हुई थी उसका चेहरा मुझे कुछ याद सा आने लगा, जैसे मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। ये सोचते हुए याद करने लगा। जब याद किया तो याद आया कि अरे ये तो वही लड़की है जो दुल्हन बनी हुई मुझे डराने की कोशिश करती है, जिसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सब कुछ मुझे अब याद आने लगा था। अब मैंने ये सोचकर कि उस लड़की के बारे में शायद मुझे पूरी जानकारी मिल जाए, जल्दी से मैंने उस फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जैसे मैं उसे पढ़ने में खोने लगा। जब मैंने सारी फाइल पढ़ ली तो मैं अब कुछ बातें तो समझ गया था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो फाइल एक निशा नाम की लड़की की थी जो पास के ही गांव की रहने वाली थी। वो अपने गांव से रोज ही अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉलेज पढ़ने आया जाया करती थी। तो एक आवारा लड़का पिंटू जो उसे छेड़ने की कोशिश करता था, लेकिन निशा ने इस बारे में जाकर अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे डर था कि उसके घर वाले फिर उसे कॉलेज नहीं भेजेंगे, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वही आए दिन पिंटू की हरकतें बढ़ते ही जा रही थी और निशा उनसे बचने की पूरी कोशिश करने लगी थी। वो पिंटू के जाल में नहीं फंस रही थी। ऐसे में पिंटू को भी जब लगने लगा था कि निशा उसे कोई भाव नहीं दे रही है, तो वो कुछ ऐसा सोचने लगा जिससे निशा को हमेशा के लिए पा सके। क्योंकि वो निशा से एक तरफा प्यार करने लगा था, तो एक दिन उसने रास्ता रोककर निशा से साफ बोल दिया था कि या तो वो उसकी बात मान ले और उससे शादी कर ले, वरना मैं उसको किडनैप कर लूंगा। ये सुनकर निशा ने सोचा कि ये हमेशा की तरह धमकी दे रहा है, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। परंतु पिंटू ने एक दिन निशा का किडनैप कर लिया। वो उसे शादी करना चाहता था। जब निशा को होश आया तो उसने अपने आप को एक गोदाम में पाया। वो घबराते हुए चिल्लाने लगी। वही पिंटू ने उसे अपने आप से जबरदस्ती शादी करने के लिए बोला, परंतु वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी, तो पिंटू उसकी इज्जत लूटने पर उतारू हो गया। ये देखकर वो घबरा गई
और पिंटू की जिद मान ली। उसने उसे एक शादी का जोड़ा पहनने के लिए दिया। घबराहट की वजह से वो शादी का जोड़ा उसने पहन लिया था। पिंटू उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए उस शादी का जोड़ा पहने हुए देखकर खुश हो गया था और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ एक मंदिर की तरफ लेकर जाने लगा था। उस वक्त रात हो रही थी, परंतु उसे तो जल्दी से जल्दी शादी करनी थी, जिससे बाद में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि उसे यह भी डर था कि अगर निशा के घर वाले पुलिस के पास चले गए तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इससे पहले वो निशा से शादी करना चाहता था, ताकि निशा से शादी करने के बाद उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे और उसे भी जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शादी करने के बाद उनके घर वालों को भी इस शादी को मानने के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती निशा को गाड़ी में लेकर एक मंदिर की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। उस वक्त वे दोनों गाड़ी में आगे बैठे हुए थे और उनके डर की वजह से निशा चिल्ला भी नहीं रही थी। पीछे की सीट पर पिंटू के कुछ आवारा दोस्त बैठे हुए थे। तभी निशा ने टॉयलेट जाने की बात बोली। पिंटू ने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया, परंतु वो अपने पेट पर हाथ लगाकर रोने लगी कि उसे टॉयलेट जाना है। तो पिंटू ने पास में ही सड़क किनारे एक जो बाथरूम था वहां पर जाने का इशारा किया। वो वहां पर चली गई। जब बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि पिंटू किसी से कॉल पर बातें करने में बिजी था और उसके दोस्त भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये मौका देखकर वो वहां से बाथरूम के पीछे जाकर भाग गई। तभी पिंटू और उसके दोस्तों की नजर उस पर पड़ गई और वे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे थे, परंतु वो खेतों में भागती जा रही थी और अंधेरे में उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर गई हैं। उन लोगों ने निशा को काफी ढूंढा, लेकिन निशा का कोई पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने सोचा शायद कहीं निशा कहीं छुप कर बैठ गई होगी या अपने घर चली गई होगी, परंतु वो अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि पुलिस ने जब उन्हें निशा के घर वालों की शिकायत पर गिरफ्तार किया था तो उन्हें इस बारे में पता चला। ऐसे में कहीं दिन हो जाने पर भी निशा अपने घर नहीं गई तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि निशा कहाँ गई है। ये सारी बातें पिंटू और उसके दोस्तों ने उस वक्त बताई थी जब निशा की फ्रेंड ने निशा के किडनैपिंग की खबर उसके घर वालों को सुनाई थी और उसके घर वालों ने पिंटू और उसके दोस्तों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पिंटू और उसके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ये सारी बातें पिंटू और उसके दोस्तों ने बताई कि निशा उनकी पकड़ से आजाद होकर भाग गई है। उसके बाद पुलिस ने भी निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे में फिर पिंटू और उसके दोस्तों को जमानत पर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया गया था। अब निशा के घर वाले, पिंटू के दोस्त, पिंटू, उन सब का यही कहना है कि निशा जिंदा है या मर गई। उन्हें खुद इस बारे में पता नहीं है। वो कहाँ है कहाँ नहीं है वे लोग नहीं जानते। ये सारी बातें उस फाइल में लिखी हुई थी जो मैंने पढ़ी थी। अब ये पढ़कर मेरे पल भर में ही समझ में आ गया कि निशा जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी तो शायद उसके साथ कोई ना कोई हादसा तो हुआ है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। तभी मैंने जो सारी फाइलें पहले पढ़ी थी उनमें लिखी बातें भी मुझे याद आने लगी। अब तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी, तो मैंने तुरंत ही सुरेश को आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर वो आया। तभी मैं उससे बोला, जल्दी से चलने की तैयारी करो। ये सुनकर सुरेश बोला, कहाँ सर? तो मैंने उसे बताया कि कहाँ चलना है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, नहीं सर, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए वो घबराने लगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ बोलता, लेकिन तभी मुझे समझ में आया कि अगर उस दुल्हन की आत्मा ने इन्हें कोई चोट पहुंचा दी या इनकी जान ले ली तो क्या होगा। ऐसे में रात को जाना ठीक नहीं है, और ये सोचते हुए मैंने भी रात को जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तभी मेरी नजर खिड़की की तरफ गई, जहां वही लड़की मुझे खड़ी हुई दिखाई दी जो मेरी तरफ एकटक देख रही थी। उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और शायद इसीलिए वो और लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है। रात काफी हो चुकी थी। ऐसे में अब मैं जल्दी से अपने घर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में जब एक जगह मेरी नजर गई तो वही लड़की मेरा रास्ता रोके खड़ी हुई थी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ना जाने कहां गायब होकर चली गई। अब मैं जल्दी से अपने घर आया। मैंने अंजलि को कॉल करके पहले ही बता दिया था, तो अंजलि मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं घर पर पहुंचा तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में गए थे?
सब ठीक तो है ना? तो मैं बोला, हाँ, तुम्हें तो पता है ना उस केस को लेकर मैं कितना ज्यादा परेशान हूं। लगातार ऊपर से भी दबाव आ रहे हैं, परंतु अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो बोली, क्यों, कुछ पता चला उसके बारे में? तो मैं बोला, शायद जल्दी पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो, रात काफी हो गई है, जल्दी से सो जाओ। अब मैं उसके साथ अंदर आ गया और सो गया। उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उस लड़की ने मुझे डराने की कोशिश की और ना मुझे कोई डरावना सपना आया था। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर नाश्ता करके मैं जल्दी ही उस जगह पर जाने के लिए निकल गया। मैंने अपने थाने भी कॉल करके इस बारे में बोल दिया था कि वो भी जल्दी से आ जाए, और ऐसे में कुछ कांस्टेबल मेरे साथ में आ गए थे। साथ में ही मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया था। फिर वहां जहां पर लगातार एक्सीडेंट होते थे वहीं पर मैं जांच पड़ताल करवाने लगा था। तभी जिस जमीन पर उन लोगों की लाश गाड़ी में से निकलकर पड़ी हुई मिलती थी, उसी जमीन पर तहकीकात करवाने लगा तो एक जगह एक बड़ा सा बबुल का पेड़ था। वहां पर मुझे कुछ अजीब सा लगा और ऐसा लगा जैसे बार बार उस तरफ से मुझे कोई अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर मैंने वहीं पर जाकर देखा तो मुझे एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। तो मैंने जल्दी से उसे खोदने के लिए कहा। मेरे ऐसा कहने पर हर कोई हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि उन लोगों को हैरानी हो रही थी कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। परंतु मैंने जब कहा तो उन लोगों ने जल्दी से उसे खोदना स्टार्ट कर दिया। तभी थोड़ा खोदने पर उन्हें अंदर एक दुल्हन का दुपट्टा दिखाई दिया। यह देखकर सभी लोगों को भी हैरानी हुई। तो उन लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी और हटाई और जो दुपट्टा दिखाई दे रहा था उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वो दुपट्टा ही नहीं था। उस दुपट्टे में बंधी हुई पूरी पोटली थी। उसे जब बाहर निकाला गया तो देखा कि उसके अंदर एक लाश जो पूरी सड़ गई थी और अब उसके सिर्फ कंकाल नजर आ रहे थे। वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर पड़ी हुई थी। अब मैंने जल्दी से उन्हें निकलवाया और निशा के घर वालों को बुलाया। अब मैं ये सब कुछ जल्दी से कर रहा था ताकि जल्दी से सारी सच्चाई सामने आ सके। ऐसे में उस लाश का निशा के माँ बाप के साथ डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसमें पता चला कि वो लाश निशा की ही थी। इसका मतलब वहां टॉयलेट जाने की बोलकर निशा बाथरूम की तरफ गई थी और जब टॉयलेट करके वापस आई तो वहां से अपने आप को बचाने के लिए भागने के बाद निशा के साथ कोई हादसा हुआ है। लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या है, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सारी सच्चाई तभी पता चल सकती है जब पिंटू और उसके दोस्त कुछ बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वे लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। ऐसे में मैंने जल्दी से पिंटू और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, लेकिन वो सभी बस एक ही बात कह रहे थे कि निशा बाथरूम करने का बहाना करके वहां से भाग गई थी और उन्होंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली और ना उन्हें वो लड़की फिर नजर नहीं आई। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। उस वक्त उन सब की बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी और उनकी बातें सुनकर अब मुझे समझ में आ गया कि ये पिंटू और इसके दोस्त झूठ बोल रहे हैं। लोगों को पागल बनाने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। मैं अब अपने तरीके से उन्हें सच उगलवाना चाहा। उनके काफी मारपीट करवाई गई लेकिन वो एक ही बात बोल रहे थे, परंतु मैं जानता था वे लोग झूठ बोल रहे हैं। पर सच कैसे बुलवाए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इन लोगों से सच बुलवाए। अब मैं कुछ और सोचने लगा था। रात हो चुकी थी, वे लोग जेल में बंद थे। मैं वहीं पर अपनी चेयर लगाकर बैठ गया। उस रात मैंने अंजलि से कॉल करके बोल दिया था कि आज रात मैं थाने में ही रुकूंगा, क्योंकि मैं पिंटू और उसके दोस्तों पर खुद नजर रखना चाहता था। जल्दी से जल्दी मुझे सच्चाई सामने लानी थी। ऐसे में मैं चेयर पर बैठे बैठे ही मैं सो गया था कि तभी रात को मुझे उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई और मैंने उस तरफ जब देखा तो वो लोग घबराते हुए चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई उन्हें मारने की पीटने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से घबराते हुए वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने जल्दी से कांस्टेबल बुलाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा तो कांस्टेबल ने लॉक खोल दिया। जैसे ही लॉक खुला तो वे सभी बाहर निकलने के लिए तड़प उठे। अब वे लोग जल्दी से घबराते हुए बाहर आए। तभी जो पिंटू था वो घबराते हुए बोला, सर हमारी जान बचा लो, वो निशा हमें मार डालेगी। ये सुनकर मैं अनजान बनते हुए बोला, निशा? क्यों, निशा कहां दिखाई दी है तुम्हें? अब पिंटू हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, उसकी आत्मा हमें मार डालेगी, हमें बचा लो सर। जैसा आप कहेंगे हम आपकी हर बात मानेंगे और जो सच है
ना हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन हमें बचा लो। ये देखकर मैंने जल्दी से उन्होंने जो कुछ बोला वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। जो उन्होंने सच्चाई बताई तो उसे सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया था, क्योंकि अब उनसे मुझे पता चला कि ना तो निशा उस रात टॉयलेट जाने के लिए गई थी, ना वहां से भागी थी। हुआ यह था कि जब वो लोग जबरदस्ती पकड़कर मंदिर की तरफ उसे ले जा रहे थे और उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो हाईवे उस जगह पर अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। ये देखकर सभी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि एक तो उन्होंने वैसे ही निशा को किडनैप किया था, रात का वक्त था, ऐसे में किसी को मैकेनिक को भी नहीं बुला सकते थे। कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब कोई रास्ता नजर ना आया, ना तो पिंटू जबरदस्ती निशा का हाथ पकड़कर उसे पैदल ही घसीटते हुए मंदिर की तरफ ले जाना चाहता था। उस वक्त निशा उसका हाथ छुड़ाकर अपने आप को बचाने के लिए भाग गई। वे लोग उसका पीछा करने लगे और वो उस हाईवे पर भागते हुए आती जाती जो गाड़ी आती, ना उनसे मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी पिंटू और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे तो निशा अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। उस वक्त वहां पर काफी सारी गाड़ियां आ रही थीं, परंतु किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, न पुलिस को इस बारे में सूचना दी। इसलिए पिंटू उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा तो निशा चिल्लाते हुए बोली कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, जबरदस्ती मुझसे शादी तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी ना रहूंगी, चाहे मर जाऊंगी और पुलिस को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। ये कहते हुए चिल्लाने लगी तो पिंटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने निशा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से निशा नीचे गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई थी। अब पिंटू उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा तो निशा ने पिंटू का हाथ काट लिया और फिर अपने आप को उसकी पकड़ से आजाद कराकर अपने आप को बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच भागने लगी। तो पिंटू फिर अपने दोस्तों के साथ उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर पिंटू और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने जाकर देखा निशा की सांसें चल रही थीं, परंतु वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। ये देखकर वे लोग घबरा गए, क्योंकि अगर वे लोग निशा को अस्पताल लेकर जाएंगे तो उसके घर वाले और पुलिस वहां पर आ जाएगी, और अगर ऐसे ही छोड़कर जाएंगे तो किसी रास्ते आते जाते आदमी ने निशा की मदद कर दी और निशा ने उन्हें सच्चाई बता दी तो वे लोग पुलिस से नहीं बच पाएंगे। ऐसे में उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए वे लोग निशा को जो सड़क के पास में बंजर जमीन थी वहां पर घसीटते हुए ले गए। तभी पिंटू के कहने पर उसका एक दोस्त कुछ ही देर में एक मांस काटने वाला बड़ा सा चाकू लेकर आया और जिसकी मदद से उन्होंने जिंदा निशा को टुकड़ों में काटने की कोशिश की। निशा दर्द की वजह से छटपटाते हुए तड़प रही थी, लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। इसी तरह दर्द में तड़पते हुए उसने अपनी जान दे दी। पिंटू और उसके दोस्तों ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे वहीं उसी जमीन में उस बबूल के पेड़ के नीचे उसके कपड़ों में लपेट कर दफना दिया और अपना हर सबूत मिटा दिया, जिससे किसी को उन पर शक न हो। वही सुबह होते ही वे लोग कहीं भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो उन्होंने बड़ी सफाई से सारी झूठी मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुना दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सच बताया तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। ऐसे में उन्होंने कुछ नहीं बताया और जितनी सफाई से उन्होंने झूठी कहानी सुनाई थी, पुलिस ने उस पर यकीन कर लिया और ये मान लिया कि निशा अपने आप को बचाने के लिए कहीं भाग गई है, परंतु ये जान नहीं पाई कि निशा का मर्डर हुआ है। ऐसे में निशा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तलाश जारी कर दी। फिर जमानत के आधार पर कुछ वक्त के लिए पिंटू और उसके दोस्तों को जेल से जमानत मिल गई थी। जैसे ही उन्हें जमानत मिली, उसी रात निशा की आत्मा शायद तड़प उठी थी, क्योंकि उस दिन शनिवार था और उसकी मौत हुई थी। उस दिन भी शनिवार था, तो ऐसे में निशा की आत्मा ने उस रात उन लोगों को मारने की कोशिश की, परंतु किस्मत से उस वक्त उनकी जान बच गई। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि निशा की आत्मा अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगले दिन ही उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर सारी बातें बताई और पैसों का लालच देकर उस तांत्रिक से अपने गले में ताबीज बंधवा लिया, जिसकी वजह से निशा चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर पाई। परंतु अपनी मौत होने की वजह से गुस्से में रास्ते आते जाते लोगों को ये सोचकर कि जब वो अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी, तो रास्ते आते जाते लोगों में से उस वक्त अगर कोई उनकी मदद कर देता
पुलिस को खबर कर देता तो शायद वो जिंदा होती। ये सोचकर गुस्से में सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लगी। वैसे पिंटू अब तक उस ताबीज की वजह से अपने दोस्तों के साथ बचा हुआ था, लेकिन कल जब पुलिस ने उनकी मारपीट की थी तो उनके ताबीज टूट गए थे, जिसकी वजह से रात के वक्त निशा की आत्मा ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। और अपनी जान बचाने के लिए अब पिंटू और उसके दोस्तों ने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी थी। अब पिंटू और उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, थर थर कांपे जा रहे थे। उन्हें हर पल ये डर लग रहा था कि निशा की आत्मा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक थाने में जैसे एक तूफान सा आ गया था। सारा सामान हवा में उड़कर इधर उधर गिरने लगा था। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता कि पिंटू की सांसें उखड़ने लगी थी तो मैं चिल्लाते हुए बोला, निशा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन इस तरह इन्हें मारकर तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी बदले की आग में तुमने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली है, परंतु अब ऐसा ना करो, भरोसा करो मुझ पर, तुम्हारे गुनहगारों को सजा मैं दिलवाऊंगा। उस वक्त मेरी ऐसी बातें सुनकर वहां जितने भी कांस्टेबल थे सभी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तभी निशा वहां पर आ गई और उसका भयानक रूप देखकर हर कोई घबरा उठा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए हमारी तरफ देखा तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से हम सब गिर गए। अब उसने फिर पिंटू का गला पकड़कर उसे हवा में लहरा दिया। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उसने पिंटू को जोर से दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया था। वहीं पर उसने उसके दोस्तों को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में लहरा दिया था। ये देखकर हम उस तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे हाथ पैर ही जकड़ गए थे। अब निशा गुस्से में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि चारों तरफ गूंजने लगी थी, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया था। सभी को इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि घबराहट की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था और डरते हुए उस तरफ देख रहा था। अब निशा ने गुस्से में घूर कर सबकी तरफ देखा और देखते ही देखते उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े हो गए। ये देखकर अब सब लोगों को लगने लगा था कि निशा अपने गुनहगारों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, उनकी जान ले लेगी। हम सब लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जैसे एक पुतले की तरह ही खड़े हुए थे। हमारे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन राम सिंह जैसे निशा की आत्मा के आने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और ना उसके हाथ पैर जकड़े थे। तभी राम सिंह, जिसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था, उस तरफ गया तो उसे देखकर निशा की आत्मा चिल्लाने लगी, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और वो गुस्से में हमारी तरफ देखने लगी। अब राम सिंह ने अपने लॉकेट की तरफ देखा और उस तरफ हिम्मत करके बढ़ने लगा तो उसे देखकर निशा चिल्लाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही सब कुछ शांत हो गया था। अब हमने तुरंत ही पिंटू और उसके दोस्तों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं निशा की लाश का अंतिम संस्कार तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उसका जो क्रियाकर्म था, उसकी जो अस्थियां थी, उन्हें उनके माँ बाप हरिद्वार लेकर गए थे। हमने कॉल करके सारी बातें उन्हें बताई तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें हरिद्वार में पवित्र जल में बहा दिया। मैंने पिंटू और उसके दोस्तों को अब सजा दिलाने का पूरा फैसला कर लिया था, इसलिए जल्दी ही उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। वैसे निशा का अंतिम संस्कार और विधि विधान से क्रियाकर्म होने के बाद उसकी आत्मा फिर किसी को दिखाई नहीं दी और ना उस हाईवे पर फिर ऐसी कोई घटना हुई। मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव आ रहे थे, लेकिन निशा की आत्मा का अंतिम संस्कार होने के बाद जब उस हाईवे पर कोई घटना न हुई तो धीरे धीरे अधिकारियों के दबाव आने भी बंद हो गए थे। परंतु उस हाईवे को लेकर लोगों के दिलों दिमाग में डर इस कदर बैठ गया है कि आज भी लोग रात के वक्त वहां से गुजरने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। आज उस घटना को लगभग 12 साल होने के बाद भी मैं भूल नहीं पाया हूं। जब भी उन सब के बारे में याद करता हूं तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि उस लड़के पिंटू की घटिया हरकतों की सजा एक मासूम लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और जिसकी सजा न जाने कितने बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।